Hello and welcome everyone. Today in this video I will be going to discuss about the dopamine and the serotonin. ये दो हार्मोन जो हैं उन्होंने ही आज इतनी सारी साइकोसोमैटिक इलनेस खड़ी कर दी हैं। जो मनोरोग हैं, जो मनोदैहिक रोग हैं, इनका जो कारण है वो ये दो हार्मोन हैं। इनका ही ऊपर जाना और नीचे जाना, इनके जो पीक्स हैं और जो डाउन्स हैं, यानी इनके जो अप्स और डाउन्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं आज की अधिकतर जो मेंटल इलनेस है। साइकाइट्रिस्ट के यहाँ भीड़ लगने लगी है। उसका कारण है इन दो हार्मोन्स का डिस्टरबेंस। इनके लेवल में जब डिस्टरबेंस होती है तब ही जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं। आखिर ये बढ़ क्यों रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है वर्टिकल कंटेंट कंजम्पशन। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वर्टिकल कंटेंट ने इतने ज़्यादा पागल खड़े कर दिए हैं जो कि शायद ही कोई साइकाइट्रिस्ट इसका ट्रीटमेंट कर पाए। क्योंकि साइकाइट्रिस्ट में भी जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो एक नॉन मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है, जहाँ बहुत ही लीस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। पर जो साइकाइट्री है वहाँ की भी जो मेडिसिन हैं वो केवल 30% ही ट्रीटमेंट करने में सक्षम है। बाकी 70% सीबीटी काम करती है, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हैं। ज़्यादातर जो आपकी साइकाइट्रिक मेडिसिन हैं वो SSRIs हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती हैं या फिर कुछ तो कम भी करती हैं। जो जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ऐसे केसेस में भी ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। तो ये दवाइयाँ जो हैं ये इन्हीं के लेवल्स को फ्लक्चुएट करके ट्रीटमेंट में बेसिकली यही प्रोसीजर फॉलो करती हैं। पर इससे भी काम नहीं होता है भाई, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनमें हाँ सीबीटी जो है वो काम करती है। 60 to 70% एफिशिएंसी जो सीबीटी की है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो बीमारियां हो रही हैं, इनका नंबर इतना बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, एसएससी हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में वो हैं। तो ये उनका स्ट्रेस फेज़ होता है। इस फेज़ में ही उनके इन हार्मोन्स का जो नंबर है वो फ्लक्चुएट करता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से ब्रेन पार्ट्स जो हैं वो इस साइकोसोमेटिक इलनेस की ड्यूरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। वो है हिपोकैम्पस, एमिगडला और पीनियल ग्लैंड। तीन ऐसे पोर्शंस हैं ब्रेन के जो इन सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे, हम पूरे वीडियो में जानेंगे। ये तीनों मिल करके डे नाइट साइकिल को रेगुलेट करते हैं। जो मेलाटोनिन है वो हमारा डे नाइट हार्मोन है, वो हमारे सारी साइकिल्स को मेंटेन करता है। और ये हमारी मेमोरी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कितनी मेमोरी सेल्स बननी है, कितनी यूज़ होनी है। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ये तो बहुत ब्रॉड टर्म है, इतना आपको नहीं समझना है न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। पर जो मेमोरी है, जो बेसिक मेमोरी सिस्टम है, उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। और ये जो इमोशंस हैं, मूड स्विंग्स हैं, अप्स और डाउन्स हैं, जो इमोशनल में इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, उन सब के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करते हैं। इसमें जो तो मेजर हार्मोन है वो है डोपामीन एंड सीरोटोनिन। डोपामीन को फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का हार्मोन है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये दो टाइप का ग्रेटिफिकेशन है। यानी जो प्लेजर, भाई कोई भी काम जो ह्यूमन कर रहा है, साइकोलॉजी कहती है कि वो काम केवल प्लेजर पाने के लिए कर रहा है, लेकिन असली प्लेजर जो है वो कहीं और है, इन सबसे परे है। पर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट की भी बात अगर करें तो जो प्लेजर है वो है इंस्टेंट और डिलेड। जो इंस्टेंट होते हैं, यानी जो पहले अमृत जैसे लगते हैं वो बाद में विष जैसे लगते हैं। यानी जो पहले पहले यूज़ करने में, यूटिलाइज करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो बहुत बुरा है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, यानी हम बहुत ही आसानी से प्लेजर लेना चाहते हैं। ये जो गंदा प्लेजर होता है। और जो हाई डोपामीन मिलती है, इससे एक्सरसाइज से मिलती है, ये महंगे, ये जो नशे एडिक्शंस, ये सब सस्ते डोपामीन के सोर्सेज हैं। और जो हमारा एक्सरसाइज से आता है, नेचर गेजिंग से आता है, पसीना बहाने से आता है, वो हाई क्वालिटी का अर्न किया हुआ, यानी कि बहुत ही महंगा डोपामीन होता है। तो हमें सस्ता डोपामीन नहीं लेना है। अब हम डिस्कस करते हैं डोपामीन के फंक्शन को। डोपामीन जो है वो मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन लेवल किसी भी काम को करने का, साइकोलॉजी कहती है मोटिवेशन वो होता है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे का जो कारण है, और हम उस काम को कंटिन्यू रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, और हम उस काम को अचीव करना चाहते हैं, यानी उस काम को पूरा करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। ये जो क्यों है उसी को मोटिवेशन कहते हैं। और ये मोटिवेशन रेगुलेट होता है डोपामीन से।
जो दूसरी बात है वो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, किसी भी काम को करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ अब ये काम हो गया, ये भी डोपामीन ही रेगुलेट करता है। और जो फोकस है और लर्निंग और मेमोरी, ये फोकस लर्निंग मेमोरी ये तीनों चीज़ें लिंक हैं, ये तीनों ही डोपामीन के द्वारा रेगुलेट होती हैं। ऐसे ही जो सेरोटोनिन है वो मूड को स्टेबलाइज करता है, हमारे इमोशंस को स्टेबलाइज करता है, कितने इमोशनल इंट्रूसिव थॉट्स आने चाहिए कितने नहीं आने चाहिए सेरोटोनिन ही कंट्रोल करता है। फिर है स्लीप क्वालिटी, कितनी अच्छी नींद आई, भाई नींद में सपने कितने आए। ये बहुत ज़्यादा जो गंदी नींद होती है यानी उछली नींद होती है ऊपर ऊपर की, उसमें बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। जो बहुत गहरी नींद होती है उसमें सपने नहीं आते, कम आते हैं, या फिर वो आते भी हैं तो आपको याद नहीं रहते सुबह। यानी अच्छी नींद की क्वालिटी भी सेरोटोनिन ही रेगुलेट करता है। फिर है डाइजेशन एंड वुंड हीलिंग, जो घाव है और डाइजेशन है, घाव का भरना, इन सब को सेरोटोनिन ही रेगुलेट करता है। बात करते हैं लो डोपामीन के बारे में। तो लो डोपामीन, अगर डोपामीन कम है तो आपके पास मोटिवेशन भी कम होगा और थकावट बहुत होगी। आजकल भाई साहब वो कहना है ना कि जो पूरे दिन पूरे हफ्ते भी खाली बैठे रहते हैं वो भी संडे को आराम करते हैं, ये सब लो डोपामीन का ही सिम्टम है। और हाई डोपामीन जो है उसमें रिस्की बिहेवियर या मेनिया और साइकोसिस हो सकते हैं। जैसे रिस्की बिहेवियर है, आपको किसी के ऊपर गुस्सा लगा, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, इतना जल्दी जो आप रिएक्ट करते हैं यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जो है हाई डोपामीन का ही सिम्टम है। अब लो सेरोटोनिन में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप इश्यूज आते हैं। खैर डिप्रेशन जो शब्द है ये आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, पर ये बहुत ब्रॉड सेंस में यूज़ होना चाहिए। भाई डिप्रेशन हर इंसान को नहीं है उसका थोड़ा डोपामीन कम होगा, थोड़ा सेरोटोनिन कम होगा, पर उसको हम डिप्रेशन का मरीज़ नहीं कह सकते। भाई डिप्रेशन के मरीज़ बड़े खतरनाक होते हैं, तो हर किसी को हमें डिप्रेशन नहीं कह देना चाहिए। अर्ली स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन होती हैं, पर 80% लोगों को डिप्रेशन नहीं है, उनको खाली अपना शेड्यूल फिक्स करने की ज़रूरत है। अब जो एक्सेस सेरोटोनिन होता है उसमें कन्फ्यूज़न, हेलुसिनेशन, पैनिक अटैक और मूड स्विंग, ये सब एडिक्शन के लक्षण हैं। एकदम सेम लक्षण जो है वो एडिक्शन में भी होते हैं, सेम सिम्टम्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस सेरोटोनिन हो जाएगा तो आपको ये सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे आखिर इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपना रूटीन फिक्स करना होगा। अगर आप आज 6 घंटा सो रहे हैं तो आपको कल भी 6 घंटा चाहिए, न 7-8 चाहिए, न 4-5 चाहिए, रेगुलर फिक्स शेड्यूल में। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप रात में 9 से जो 4 का समय है वो ही प्रेफर करें, क्योंकि ये टाइम बेस्ट स्लीप टाइम होता है। क्योंकि भाई आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, ये सब नेचर से रेगुलेट होता है, और नेचर ने टाइम दिया है मेलाटोनिन का रात्रि में, यानी रात में ही आपको अच्छी नींद आएगी। तो भाई काहे को इतना ज़्यादा पछड़ा पालना है। अगर आपके पास ऐसी कोई मजबूरी है तो ही आप रात में जग के और दिन में सो जाइए। बाकी अगर आपके सब कुछ ठीक है तो ईमानदारी से आपको रात में ही सोना है, वो भी 9 से 4 के बीच में। इसके बाद की नींद बहुत गंदी होती है। 30 मिनट आपको अर्ली सनलाइट लेनी ही लेनी है, इससे आप काले नहीं हो जाएंगे, इससे आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा। और जब ग्रास में आप सुबह सुबह बेयर फुट वॉकिंग करते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, तो भी आपका सेरोटोनिन बढ़ता है। बनाना जो है, बनाना सेरोटोनिन का बहुत अच्छा सोर्स है, और बनाना बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होता है। हालांकि आज बहुत ही केमिकल्स पड़े होते हैं बनाना में, पर फिर भी अभी तक तो ठीक ही है, आप बनाना ले सकते हैं। स्पोर्ट्स जो आपकी हॉबीज़ हैं वो खासकर फिजिकल होनी चाहिए। अब लूडो खेलना स्पोर्ट्स नहीं होता है, तो फिर उसको अवॉइड कीजिए। और जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब हाई डोपामीन जो स्पोर्ट्स हैं, ये आपको डोपामीन भी देंगे, आपका पसीना बहाएंगे यानी कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स हटाएंगे, और ये आपके लिए रिवॉर्ड की तरह भी काम कर सकते हैं। और एक बात है, आप अपने आप को बिजी रखिए। ये तो हो गई इतनी बात, पर ये सब तो लिखी हुई बातें हैं जो हमने आपको बता दी। भाई हर कोई बताएगा तो यही बताएगा, लेकिन असलियत में इसको करना बड़ा मुश्किल होता है। अपना शेड्यूल फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। हर बच्चा शुरू तो करेगा, पर उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। तो आखिर ये कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए, इसके लिए सबसे पहला काम, आपको अपने माता या पिता या फिर आपके घर में जो भी आपके क्लोज है और आपको पता है कि ये आपकी भलाई चाहता है, उससे आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। उसके बिना काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अलार्म तो बंद करके भी रखा जा सकता है, स्नूज़ किया जा सकता है, हम लोग कर देते हैं। पर अगर आपके गार्जियन को आप अपने कॉन्फिडेंस में रखते हैं, उनको आप सच से अवगत कराते हैं, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि वो आपको 1 या 2 महीना ऐसा करके आपको जगाएं।
अगर ऐसा नहीं होता है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो फिर अपना काम भैया अपने से करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो कोशिश कीजिए, आप खुद कीजिए। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने गार्जियन की हेल्प ले सकते हैं, बाकी किसी और की नहीं। अब भाई रही बात अपने आप को बिज़ी करने की, तो अपने आप को बिज़ी कैसे करें? पहली बात, मोबाइल जितना हो सके उतना दूर रखिए। मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको। कम से कम 3 महीना आप बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका डोपामीन लेवल जो है वो शटल डाउन हो जाएगा। जब आप 3 महीने के लिए अपना मोबाइल छोड़ देंगे तो आपका डोपामीन लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। 3 महीना काफ़ी है इसके लिए। इसके बाद ही आपको एकदम स्ट्रिक्ट यूसेस करना है मोबाइल का, एकदम स्ट्रिक्ट यूसेस होना चाहिए। जैसे आप बिंज वॉचिंग करने लगते हैं, क्योंकि भाई देखिए, आप प्लेजर चाहते हैं और इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं, इसीलिए आप बहुत सारे एपिसोड को एक साथ देखे जाते हैं, किसी भी सीरीज़ की या किसी भी सीरियल का। तो ये आपको नहीं करना है। आप इतनी चीज़ों को फॉलो करिए कम से कम 3 महीने के लिए, आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा खुश हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। आगे वीडियोज़ में हम और भी इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप एंजॉइंग। हैप्पी होली।